अगर देखा जाए तो ये गलत नहीं है, क्योंकि किसी ने अभी ये कहा भी था कि अगर जादू ही से मुल्क को चलाना है और जादू टोने से ही काम चलाना है तो कौम का पैसा इतनी बड़ी काबीना पर क्यों जाया किया जा रहा है, ये किसी ने कहा था और ये बात गलत नहीं है। और फिर उसके बाद घर में भी झगड़ा हो गया था इस बयान पर। लेकिन हालत बहुत ख़राब है। बिजली की कीमत में जो इजाफा कल हुआ है उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा इससे एक रोज़ कबल हुआ है उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है। 13 मरतबा इस दौर में पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है, 13 मरतबा। बल्कि मुझे तो किसी ने बताया कि कुछ शरपसंद अनासिरों ने ये खबर जब फैला दी कि जी चीनी की कीमत जो है वो पेट्रोल की कीमत से तजावुज़ कर गई है, तो हमारे वज़ीर आज़म को ये बात गवारा नहीं गुजरी और रातों रात उन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान में चीनी की कीमत से ज़्यादा है पेट्रोल की कीमत। तो ये पेट्रोल और चीनी की कीमतों में जिस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं उससे अवाम जो है उसकी नींदें हराम हो गई हैं और अवाम की चीखें निकल गई हैं। इमरान खान ने कहा था वो चीखें निकालेगा और यही चीखें निकल रही हैं। तब्दीली के नाम पर पाकिस्तान में तबाही आ चुकी है। पे दर पे रोज तबाही का एक ऐलान हम सुनते हैं। अच्छा जी, बिल फाड़ने की बातें इमरान खान खुद करते थे कि बिजली के बिल फाड़ दें, ये बिल बहुत महंगे हो चुके हैं। और यही इमरान खान जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो ये इमरान खान कहता था कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़े तो समझ लो कि हुक्मरान चोर है। इस हिसाब से आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर इमरान खान है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर इमरान खान है। इमरान खान ने मुल्क की मईशत का दिवालिया निकाल दिया है। और ये मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज पाकिस्तान में अगर कोई एक वक्त की रोटी खा लेता है तो दूसरे वक्त उसे रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी उसे पता नहीं। आज एक आदमी जिसे घर चलाना है उसके हालात ये हैं कि अगर वो बच्चे की फीस देता है तो बीवी का इलाज नहीं करा सकता, अगर बीवी का इलाज कराता है तो बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। बेटियों की शादियों की फिक्र लोगों को खा रही है। लेकिन ये इमरान खान कहता है कि सुकून सिर्फ कब्र में मिलता है। बहुत सारे कच्चे चिट्ठे हैं यहाँ पे। हिसाब भी मैंने, चीनी जो अब 150 रुपये किलो मिल रही है, खाने पीने की अशिया तो हमारी पहुंच से बाहर है। अद्वियात की कीमतों में 500% का इजाफा हम सब ने देखा है। गुज़िश्ता 3 बरसों में 500% का इजाफा अद्वियात की कीमत में। हेल्थ कार्ड के नाम पर मजाक किया जा रहा है। जब आपने दवाओं की कीमतें 500% बढ़ा दी, कौन सा हेल्थ कार्ड कवर करेगा? आपको अगर कोई रिलीफ देनी है तो अद्वियात की कीमतें कम कीजिए जनाब। सब्सिडी कहते हैं, तो कहाँ है वो सब्सिडी? किधर दे रहे हैं आप सब्सिडी? बम्पर क्रॉप का ऐलान करते हैं और गंदम और चीनी आपको इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। सब्सिडी की बात करते हैं तो पेट्रोल बढ़ जाता है, चीनी बढ़ जाती है, तेल कुकिंग ऑयल बढ़ जाता है, घी बढ़ जाता है। अच्छा जी, बाहर ममालिक की बड़ी मिसालें देने का शौक है इमरान खान को, बड़ा शौक है जी। अमेरिका की मिसाल, यूके की मिसाल, और जो जो मिसालें हमने सुनी है वो उससे भी होश जो है वो हम गवा बैठे हैं। अब जो मिसालें देते हैं वो एक नाकाम कोशिश है, क्योंकि हकीकत कुछ और है। अब अमेरिका की मिसाल दी जनाब ने। अमेरिका में घंटे के हिसाब से लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं। हाँ, महंगाई हुई है, अमेरिका में भी महंगाई हुई है, लेकिन अमेरिका में जहाँ महंगाई हुई है वहाँ 1 घंटा लोगों को $15 मिनिमम वेज दी जा रही है। $15। इसके लिए कानून साजी की गई। वहाँ $15 पर आवर मिनिमम वेज है। इससे ज़्यादा भी मिले किसी को तो कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन मिनिमम ये देनी है। तो अगर $15 घंटे के हिसाब से आप लगाते हैं
तो सालाना जो है तकरीबन $50,000 वहां पर एक शख्स कमाता है। $50,000। उसके मुकाबले में पाकिस्तान के अंदर $1,300 साल का एक शख्स कमा रहा है। $1,300। आप खुद अंदाजा लगा रहे, कहां $50,000 और कहां $1,300। और आप हमें अमेरिका की मिसालें देते हैं। आप अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की वीडियो चलाकर यहां भूखे तड़पते पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाते हैं। बहुत अफसोस की बात है, अफसोस का मुकाम है। और कहीं चुल्लू भर पानी मिले तो इनको वही करना चाहिए जो मुहावरा बनता है इन पर। अच्छा जी, अब इन्होंने मिसाल जो इमरान खान ने एक और झूठा दावा किया, एक और झूठा दावा सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का सुनिएगा। हिंदुस्तान की मिसाल दी गई जी। हिंदुस्तान में जो रुपया है वो तो बहुत तगड़ा है। पाकिस्तान का रुपया इस वक्त कमजोर तरीन हालत में है। तारीख में इतना कमजोर पाकिस्तान का रुपया नहीं हुआ। हिंदुस्तान का रुपया आज तगड़ा है। डॉलर के सामने क्या कीमत है पाकिस्तानी रुपए की और क्या कीमत है हिंदुस्तानी रुपए की, ये भी आप गूगल कर ले। इमरान खान, अगर आप गूगल नहीं कर सकते तो अपने साथ जो आपकी जो दिन रात बेजा तारीफें करने वाले चमचे हैं उनको बोले गूगल खोल के आपको ये बता दे कि हिंदुस्तान में कितने रुपए देके $1 मिलता है और पाकिस्तान में कितने रुपए देकर $1 खरीदा जाता है। तो पहले पाकिस्तान का रुपया तगड़ा करो जैसे हिंदुस्तान का रुपया तगड़ा है। और अगर हिंदुस्तान से आप मुतासिर हैं इतने ज्यादा, तो पेट्रोल प्राइस के हवाले से आपने बहुत दिखाया कि आप बड़े मुतासिर हैं और आप जो चालाकी करते हैं आपको लगता है कौम नहीं समझती। अगर आपने हिंदुस्तान के पेट्रोल की प्राइस को पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करके दिखाया है तो फिर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी और उसमें सबसे बुनियादी चीज है तनख्वाह। सबसे बुनियादी चीज है तनख्वाह। आप यहां पर जो 1800 रुपए कमाने वाला और 1800 रुपए हिंदुस्तान में कमाने वाला 90 रुपए का पेट्रोल पर लीटर लेगा, लेकिन आपका 1800 रुपए कमाने वाला 145 या 146 रुपए का पेट्रोल पर लीटर लेगा। फर्क साफ जाहिर है, फर्क साफ जाहिर है। वहां की तनख्वाहें उनकी करेंसी में होती हैं भाई, यहाँ की तनख्वाहें हमारी करेंसी में होती हैं। या तो हमें हिंदुस्तान की करेंसी में पे करना शुरू कर दो या तो हमें उतना ही दो, कन्वर्ट करके तनख्वाहों को भी कन्वर्ट करो। क्यों नहीं तनख्वाहों को कन्वर्ट करके बात करते? क्यों सिर्फ रुपयों को कन्वर्ट कर कर एक गोरख धंधा आपने लगाया हुआ है? ये जिस तरीके से आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं झूठ बोलकर, लोग गुमराह नहीं होंगे। ये मीडिया है, आप लोग चलाएं, आप लोग दिखाएं कि ये अगर वहां की मिनिमम वेज, यहाँ की मिनिमम वेज और फिर कन्वर्ट करें और फिर जरूरत की जो अशियां हैं उनकी फहरिस्त लगाएं। एक किसी से मैंने आज अमेरिका में बात की, मैंने कहा भाई बताओ बड़ी महंगाई है वहां पर, तो लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं, आप बताएं कहते जी कौन महंगाई है? पाकिस्तान से महंगाई का कोई मुकाबला नहीं। पाकिस्तान में जो महंगाई है उससे वो तौबा कर रहे हैं। वो अमेरिका में लोग जो यहाँ भी आ जाते हैं कभी कुछ एक आध महीना गुजारने, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो कान पे हाथ रख के कहते हैं कि जी अमेरिका में 2-4 सेंट बढ़े हैं लेकिन अभी भी हम खरीद सकते हैं। पाकिस्तान का हाल हम समझ सकते हैं कितना बुरा है, क्योंकि हम यहाँ की महंगाई भी देख रहे हैं और वहाँ की भी हम भुगता चुके हैं। अच्छा जी, ये तो आ गई जी आमदनी की बात। आप अगर फलाही रियासतों से खुद को कंपेयर करते हैं इमरान खान साहब, तो आप फलाही रियासतों के अंदर दी जाने वाली रिलीफ पर गौर कीजिए, फलाही रियासतों के अंदर मिनिमम वेज पर गौर कीजिए, फलाही रियासतों के अंदर सालाना आमदनी पर गौर कीजिए और फिर लोगों को चूना लगाइए और बेवकूफ़ बनाइए तो बनता है। लेकिन इस तरह चूना नहीं लगाने देंगे हम आपको। अब मैंने जैसे कहा कि पर कैपिटा इनकम, महंगाई की शरह, डॉलर का जो रेट है उसको आप कंपेयर करके देख लीजिए। लेकिन आज इमरान खान ने मुल्क का क्या हशर किया है? इमरान खान ने मुल्क का
इसकी मईशत का, इसके तालीमी निज़ाम का और इसकी सिक्योरिटी की सिचुएशन का जो चेहरा है वो बिगाड़ दिया है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंजाब के अंदर 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए, लेकिन कोई हिसाब नहीं, कोई हिसाब नहीं। वो 12 पुलिस एहलकार जो वर्दी में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, वो इस जहाने फ़ानी से रुखसत हो गए, लेकिन कोई हिसाब नहीं। कोई उनके खून का हिसाब लेगा या नहीं? हमारे लोग शहीद कर दिए जाते हैं, हमारे लोग खा वो वर्दी में हो या सिविलियन कपड़ों में हो, जब वो शहीद किए जाते हैं और जिन लोगों के हाथों पर उनका खून होता है उनको माफ करने का ऐलान इमरान खान एक टेलीविजन इंटरव्यू में करते हैं। इससे बड़ा अलमिया इस मुल्क का क्या हो सकता है? ना इस मुल्क की पार्लियामेंट को पता है, ना इस मुल्क में मौजूद दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को इल्म है कि उन लोगों को माफ करने की मंसूबा बंदी पर काम किया जा रहा है। उसका ऐलान, और वो भी किसी लोकल चैनल के सामने नहीं है ये एतराफ़ हुआ, ये बात खुली तो किसी बैनुल अक़वामी टेलीविज़न चैनल के एंकर के सामने, जो कि ये बात सुनकर खुद भी हक्का बक्का रह गया। अच्छा जी, अब हालत ये है कि असेंबली की तो शक्ल इन्होंने बिगाड़ के रख दी है। असेंबली इनसे चल नहीं रही। मैं कौमी असेंबली में हूँ, आप खुद कौमी असेंबली की कार्रवाई देखते हैं, रोज की बुनियाद पर कोरम पॉइंट आउट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब बिजनेस लाती है तो उसका काम है कि अपने अराकीन को भी लाए। हालत यह है कि जो पिछली असेंबली का सेशन हुआ उसमें इमरान खान साहब आ गए कि जी लोगों को लाओ, रोज कोरम पॉइंट आउट होता है। जी वजीर आजम है, लीडर ऑफ हाउस है, इस लीडर ऑफ हाउस की पोजीशन उन्होंने कौमी असेंबली से हासिल की, तो उन्होंने मीटिंग बुला ली। 178 लोग जो थे वो आने थे, जिसमें से 120 के करीब लोग आए, बाकी लोग गायब थे। ये हालत हो गई है इमरान खान की। वो कहते हैं ना, पल्ले नहीं तेला ते कर दिए मेला मेला। तो ये इस बुनियाद पर सेशन बुलाते हैं, पल्ले कुछ नहीं है, और बातें करते हैं कि जी हम लेजिस्लेशन के लिए आ रहे हैं। भाई लेजिस्लेशन के लिए आ रहे हैं तो लिखी भी आपने, पढ़ी भी आपने, रिलीफ भी आप अपने मिनिस्टर्स को दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू, तो बंदे भी अपने ले आए, आप बंदे भी अपने ले आए। आपने सेलेक्ट होना है ना दोबारा, जिसके लिए आप ईवीएम मशीन्स की बात करते हैं, तो बंदे अपने लाए ना, क्योंकि इस धांधली को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी सूरत हम इस धांधली को सपोर्ट नहीं करेंगे। लिहाजा वही बात है कि अगर पल्ले कुछ नहीं है तो बैठकर अपोजिशन से बात करो, क्योंकि अगर कोई कानून इस मुल्क में लाना है जो अवाम के लिए भी अच्छा है, तो आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए अपोजिशन के साथ बैठने की। लेकिन चूंकि दाल में कुछ काला है, आपकी दाढ़ी में तिनका है, लिहाजा आप अपोजिशन के साथ नहीं बैठते। और आप कहते हैं अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि वो करप्ट है। अरे भाई, करप्शन की तो पूरी फहरिस्त आपके लोगों के हवाले से है, मौजूद है, लेकिन जो नैब न्याजी गठजोड़ है वो काम ही नहीं करने देता नैब को। आपके ऊपर कार्रवाई ही नहीं डलती, आपके ऊपर हाथ तो दूर की बात है, आपकी तरफ तो नैब देखना भी नहीं चाहता, आपकी तरफ तो रुख ही नहीं है नैब का। खुर्शीद शाह को 2 बरस रख लेते हैं, उस पर कुछ साबित नहीं होता। हाँ, उनकी लाजमी है, कोशिश ये की जाती है कि उनकी रेपुटेशन खराब हो, उनकी पगड़ी उछाली जाए, लेकिन इज्जत और बेइज्जती अल्लाह ताला के हाथ में, इमरान न्याजी के हाथ में नहीं है। वो शख्स बाइज्जत अपनी बेल लेकर आया है और वो फेस करेगा अपने तमाम केसेस को। और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी से मुंसलिक तमाम लोग जिनको नैब के जरिए विक्टिमाइज किया जा रहा है, वो फेस करेंगे, कानून को फेस करेंगे। और अगर कानून दूसरों को नहीं पकड़ेगा तो हम कहेंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है अपनी जजमेंट में कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है नैब के जरिए। नैब सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कहती, ये पाकिस्तान की आला अदलिया के जजमेंट्स हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो अखबारात में भी शाया हुए हैं, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हाँ जी, तो हालात जिस तरीके के हैं
IMF की गुलामी में इमरान खान मसरूफ़ हैं और मुल्क का सौदा इस कदर IMF के सामने वो कर चुके हैं कि अब वो रोज़ IMF की जो डिमांड्स है वो पूरी करते हैं। वही IMF जहां वो जाना पसंद नहीं कर रहे थे, उसके बदले वो खुदकुशी को तरजीह दे रहे थे। खुदकुशी तो बहुत दूर की बात है, आज तो IMF के सामने इमरान खान लेट चुके हैं और जो IMF का एजेंट स्टेट बैंक पर बिठाया गया है, वो जो कह रहा है वो किया जा रहा है। मतलब उस शख्स की इतनी हिम्मत देखिए और इतनी ढिठाई देखिए कि वो बैठकर ये भी जस्टिफाई कर रहा है कि आज 171 पर ही है ना कि बढ़ गया, इससे भी ज्यादा 171 है। मुश्किल है बताना। हाँ, किसी और भी कुछ मुश्किल है। 171 रुपए का $1 वो बैठ के जस्टिफाई कर रहे कि इससे पाकिस्तान को फायदा है। अगर इससे पाकिस्तान को फायदा है तो इमरान खान ऑपोजिशन के वक्त में क्यों धाड़े मार मार के ये तकरीर करते थे कि अगर डॉलर रुपए में 1 पैसा भी इजाफा होता है डॉलर की कदर के मुताबिक तो 500,000 अरब का नुकसान होता है। तो ये 500,000 अरब कितने बन गए जब से ये आए हैं और पैदर पे जो डॉलर में रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, ये कितने हजार अरब डॉलर बन गए। ये तो इमरान नियाजी हमें बताएं। मैं कौन कौन से इनके स्कैंडल्स आपके सामने रखूं। अगर आप सौदे की बात करते हैं तो अभी मैंने क्योंकि देखिए अब तो देखना पड़ता है कि आज आटा कितना है, 2 दिन पहले आटा कितना था, ये भी देखना पड़ता है। तो अब जो कीमतें सामने आई हैं, अब ये ऑयल, कुकिंग ऑयल 410 रुपए किलो ठीक हो गया। 3 दिन पहले ये 370 रुपए था। 3 दिन पहले वो जो रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ था ना, उससे पहले ये 370 था। अच्छा, रिलीफ पैकेज अनाउंस होने से पहले घी 360 मिल रहा था। रिलीफ पैकेज अनाउंस होने के बाद घी की कीमत 390 हो गई। अंडे तो अब इनको मारने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि अंडे बहुत महंगे हैं। 200 रुपए दर्जन है और मैं इन पे जाया नहीं कर सकती। अगर अंडे सस्ते होते तो मैं यकीनन खरीदती, असेंबली ले जाती और इनको बताती कि एहतजाज क्या होता है, लेकिन अंडे बहुत महंगे हो गए, लिहाजा हम ये नहीं कर सकते। अच्छा जी, अंडे जो थे वो रिलीफ पैकेज अनाउंस करने से पहले 180 रुपए के थे, आज 200 रुपए के हैं। क्योंकि आप लोग भी सौदे का थैला लेके घर से निकलते हैं, लग पता आपको भी जाता है। तो लग पता आपको भी गया होगा रिलीफ पैकेज के बाद कि मियाँ अब आधा दर्जन ही लेंगे हम, 100 रुपए तक निपटा लो। तो ये हालत है। अब कीमतें तो मुर्गी की ये भी है, 440 रुपए रिलीफ पैकेज से पहले था। वो जो तारीखी रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहकर, उसके बाद 470 रुपए मुर्गी हो गई। तो ये रेट्स तो आपको मिल जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की मार्केट में चले जाएं भाई, अमेरिका को छोड़ दें। आप देखें आपके मुल्क में क्या हो रहा है। अच्छा जी, गुर्बत में इजाफा, बेरोजगारी में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल चीनी की कीमतों में इजाफा, तबाही में इजाफा, इसके अलावा हमारे पास कोई खबर नहीं। अगर इसके अलावा इमरान खान समझता है कि पाकिस्तान में कोई और खबर है तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान पाकिस्तान के हालात नहीं बताता। वो पाकिस्तान के ना हालात जानता है, ना उससे उसका कोई ताल्लुक है। रिलीफ पैकेज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह के दिया गया और उस रिलीफ पैकेज में था क्या? सर्दियों में गैस नहीं, पेट्रोल मजीद महंगा होगा, पिछली हुकूमतें चोर थीं, दूसरे ममालिक हमसे ज्यादा महंगे हैं, इंग्लैंड में लोगों को चीजें नहीं मिल रही। अब बताओ उससे हमारा क्या वास्ता भाई। मीडिया को चाहिए कि लोगों को समझाए और आप सबने घबराना नहीं है। ये था तारीखी रिलीफ पैकेज जो कि हमें दिया गया, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मुल्क के अंदर जो हालात हैं और जिस किस्म का शख्स हम पर मुसल्लत है, ये मुल्क खतरे की तरफ रोज की बुनियाद पर जा रहा है। रोज खतरा बढ़ रहा है इस मुल्क के लिए और ये जरूरी हो गया है कि इमरान खान को घर भेजा जाए, जिसके लिए आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है, आज भी हमारा ये यकीन है
کہ تحریک عدم اعتماد ضرور ہونی چاہیے اس نااہل نالائق سلیکٹڈ وزیر اعظم اور اس کی حکومت کے خلاف۔ ہم یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی لانگ مارچ کا اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے ادھر نہیں سنا کہ کوئی استعفوں کی بات ہوئی ہے۔ لہٰذا استعفوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا، جو ہم نے پہلے کہا تھا۔ اگر فرق پڑنا ہے تو اس تحریک عدم اعتماد سے پڑنا ہے، جو ایک طریقے سے ہم نے اسی برس مارچ میں ان کو دکھائی تھی، جب سید یوسف رضا گیلانی صاحب باوجود نمبر نہ ہونے کے سینٹ کا الیکشن جیتے تھے۔ اب وہ 16 ممبران 17 ممبران ان کے چور تھے یا ڈاکو تھے، لیکن انہی چوروں سے انہوں نے پھر ووٹ لے لیا، جھوٹا سچا۔ تو کہنے کا مقصد لب لباب اس کا یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اس نالائق حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا۔ میں مرتضیٰ وہاب صاحب سے کہوں گی کہ وہ بھی پاکستانیوں کی پریشانی جو فیس کر رہے ہیں اس پر مزید جو ایڈ کرے، اور پھر آپ کے سوالات لیں گے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شازیہ مریض صاحبہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس حکومت کی پرفارمنس کی نشاندہی کی ہے آپ تمام دوستوں کے سامنے۔ میں کچھ چیزوں پر بات کرنا چاہوں گا، بٹ ابتدا میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کا اعلان تاریخی بٹ کام تاریخی۔ بالکل 3 روز پہلے تاریخی ریلیف پیکج کا اعلان کیا، لیکن عملی اعتبار سے جو پاکستان کی عوام کو ملا وہ تاریخ پیکج تھا۔ تاریخی انقلاب کا، تاریخی تبدیلی کا وعدہ کیا، لیکن جو تبدیلی پاکستان میں آئی ہے وہ پاکستان کی 74 سالہ تاریخ کی سب سے تاریخ ترین تبدیلی ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگ جھوٹ کی سیاست کرتے ہیں، غلط بیانی کی سیاست کرتے ہیں اور پروپیگنڈے کی سیاست کرتے ہیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پروپیگنڈے کی تمام تر جو ٹولز تھے یہ اپنی عوام دشمن حکومت کو بچانے کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں، جس کی مثال میں جو موجودہ چینی بحران ہے اس پر بات کرنا چاہوں گا، بیکاز جب شازیہ بی بات کر رہی تھیں تو اس وقت ایک وفاقی حکومت کا ترجمان بھی بات کر رہا تھا جس نے تمام خامیوں کا ملبہ، پاکستان کی تمام پریشانیوں کا ملبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے اوپر ڈال دیا۔ پشاور میں چینی 160 روپے کلو ملتی ہے، بٹ کہتے ہیں ذمہ دار مراد علی شاہ کی حکومت ہے۔ پنڈی میں 155 روپے کلو چینی ملتی ہے، کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ لاہور میں 150 روپے کلو چینی ملتی ہے، کہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنی غلط بیانی کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ سندھ کے اندر 3 شوگر ملز کو زبردستی بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوا۔ یہ ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا۔ میں بحیثیت ترجمان سندھ حکومت کے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا، اگر یہ جھوٹے منافق ترجمان وفاقی حکومت کے اس بات کو واضح کر دیں کہ وہ کون سی 3 شوگر ملیں ہیں جن کو سندھ حکومت نے بند کرایا ہے، کیا وہ اس بات کو واضح کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی 3 شوگر ملز ہیں، کہاں پر ہیں، کس نے ان کو بند کرایا؟ پتہ لے لیں ہم چلے جائیں گے۔ اور میں آج آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ جو سپورٹ چاہیے ہوگی اس ناکام نکمی نااہل حکومت کو ان 3 شوگر ملز کو بچانے کے لیے وہ ہم خود پرووائڈ کریں گے۔ میں آپ تمام دوستوں کے سامنے حقائق رکھنا چاہوں گا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اپنی ٹی وی اسکرین پر نشر کیجئے کہ پاکستان کی ٹوٹل جو شوگر پروڈکشن ہے اس کا سب سے بڑا جو تناسب ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے آتا ہے۔ 45 شوگر ملز ہیں جو کہ صوبہ پنجاب میں بوزدار صاحب کے پنجاب میں آپریٹ کرتی ہیں۔ 60 شوگر ملیں ہیں جو خیبر پختونخوا میں آپریٹ کرتی ہیں۔ یہ 54 شوگر ملیں کیا چل رہی ہیں اس وقت؟ میں سوال پوچھنا چاہوں گا۔
یہ شوگر ملیں اس وقت نہیں چل رہی. کیوں؟ کیونکہ کرشنگ سیزن ان کے اپنے فیصلوں کے مطابق 15 نومبر سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ میں آج دا نیوز پہ چھپی ہوئی خبر بھی لے کے آیا ہوں. 15 نومبر سے سٹارٹ ہونا ہے. اگر سارا ملبہ سارا الزام سندھ حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں قانون میں تبدیلی کے بعد جی سارا ملبہ سارا بوگز سندھ حکومت کے اوپر نکال رہے ہیں تو بتا دیں کیا پنجاب میں مونس الہی صاحب کی جو شوگر ملز ہیں وہ چل پڑی ہیں؟ خسرو بختیار صاحب کی جو شوگر ملز ہیں وہ چل پڑی ہیں؟ جہانگیر خان ترین صاحب کی جو شوگر ملز ہیں وہ چل پڑی ہیں؟ جو ان کے رائٹ لیفٹ لوگ بیٹھے ہیں جن کے کیسز چھومنتر ہو جاتے ہیں ان کی شوگر ملز چل پڑی ہیں؟ نہیں. میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے کر جانا چاہوں گا. آپ کو یاد ہوگا جب 2018 میں شوگر کرائسس ان کی حکومت میں آیا اور 55 روپے کلو چینی جو ملتی تھی جولائی میں وہ بڑھ کر 80 روپے کلو ہوئی تو عمران خان صاحب نے ایک شوگر انکوائری کمیشن مرتب کیا. ان کے ترجمانوں نے شامیانے بجائے کہ اب دیکھو خان آ گیا ہے کسی کو نہیں چھوڑے گا, چیخیں نکالے گا لوگوں کی. اس شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کے اندر صفحہ نمبر 73 پر یہ درج کیا ہوا ہے کہ شوگر کرائسس کی ذمہ داری کی ایک وجہ ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہے. اور وہ ڈیمانڈ سپلائی گیپ اس لیے ہے کہ وفاقی حکومت نے چینی کو 10 لاکھ ٹن چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ کابینہ نے کیا اور عمران خان صاحب متعلقہ وزیر ہیں کامرس کے, ان کے اپروول کے ساتھ وہ کاغذات لگے ہوئے ہیں اس رپورٹ میں. ہم نے جب اس ایشو کو ریز کیا کیونکہ ماضی میں ساری ذمہ داری یہ سندھ حکومت کے اوپر ڈالتے تھے, ہم نے کہا اب رپورٹ تو کچھ اور کہہ رہی ہے, کوئی گرفتاری ہو جائے کوئی انکوائری کی کلمنیشن ہو جائے. کچھ نہیں ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے صحیح فیصلے نہیں کیے, مس مینجمنٹ پر بلیو کرتے تھے, گورننس پہ یہ بلیو نہیں کرتے. تو اب 2021 میں جب پاکستان پہلے سرپلس شوگر تھی وہ سچویشن پر آ گیا کہ سرپلس شوگر نہیں بچی آپ کے پاس, اور وفاقی حکومت کی کابینہ نے غالباً جنوری 2021 میں چینی کو امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا. یہ فیصلہ 5 لاکھ یہ فیصلہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نہیں کیا, آصف علی زرداری صاحب نے نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, یہ عمران خان صاحب کی وفاقی کابینہ نے کیا جنوری میں کہ جی چینی کا شارٹ فال ہے, اس شارٹ فال کو میٹ کرنے کے لیے, ڈیمانڈ سپلائی کے گیپ کو میٹ کرنے کے لیے, قیمتوں کو سسٹین کرنے کے لیے ہم 5 لاکھ ٹن چینی کو امپورٹ کرتے ہیں. میں سوال پوچھنا چاہوں گا کیا وہ چینی امپورٹ ہو گئی؟ 1,30,000 ہوگی وہ کہاں؟ ایگزیکٹلی. اگر آپ تفصیلات اخباروں میں تلاش کریں گے, ان کے اپنے نمبرز میں تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ نہیں ہوئی. اور مجبوراً شوکت ترین صاحب کو, وفاقی وزیر خزانہ کو, ایک انویسٹیگیٹو انکوائری کمیٹی تشکیل دینی پڑی کہ کابینہ کے فیصلے کے بعد آج تک کیوں چینی امپورٹ نہیں ہوئی. ابھی تک قوم منتظر ہے اس رپورٹ کی. اور اگر آپ تفصیلات میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جن لوگوں کو چینی ہولڈ کرنی تھی, جن لوگوں کو چینی کی قیمت کو 100 روپے سے بڑھا کر 160 روپے تک لے کر جانا تھا, یعنی کہ 60 روپے فی کلو منافع کمانا تھا, یہ ان لوگوں کا فائدہ ہوا اس سے. یہ چینی سندھ حکومت امپورٹ نہیں کر سکتی بیکاز آئین پاکستان کی 4th شیڈیول کی انٹری نمبر 27 یہ کہتی ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ وفاقی حکومت کا کام ہے. مراد علی شاہ صاحب یہ نہیں کر سکتے, بوزدار صاحب یہ نہیں کر سکتے, محمود خان صاحب یہ نہیں کر سکتے. یہ کام تھا عمران خان صاحب کا جو کہ آج تک نہیں ہوا. تو کسی کے اوپر تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کسی نے تو وہ 60 روپے کلو منافع حاصل کیا, کسی کی تو جیبیں بھری, کوئی تو بینیفیشری ہے. اس کی جانچ. وہ چور کون ہے؟ وہ چور کون ہے؟
وہ رائٹ لیفٹ عمران خان صاحب خود کہتے تھے نا دیکھ لیں ذرا, ہاں کیونکہ چوروں کی لسٹ بڑی ہے, صرف رائٹ لیفٹ نہیں دیکھنا پڑے گا, تھوڑا سامنے بھی دیکھنا پڑے گا, تھوڑا پیچھے بھی دیکھنا پڑے گا, بٹ دیکھنا ضرور پڑے گا. لیکن ہاں, چور کوئی بھی ہو, نقصان پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا ہوا ہے, نقصان آپ کا میرا ہوا ہے, نقصان غریب آدمی کا ہوا ہے, مزدور کا ہوا ہے, کسان کا ہوا ہے, متوسط طبقے کا ہوا ہے, اور فائدہ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ انہی کا ہوا. تو میں ان ترجمانوں کو یہ کہنا چاہوں گا, کچھ سوال کھڑے کرنا چاہوں گا کہ کون سی وہ 3 شوگر ملیں ہیں جس کو ہم نے بند کرایا, تفصیلات دے دیں. کس نے شوگر کو امپورٹ نہیں کرنے کی کارروائی کی کابینہ کے فیصلے کے باوجود؟ 5 لاکھ ٹن. اگر وہ 5 لاکھ ٹن چینی موجود ہوتی تو آج یہ ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ نہیں ہوتا. وہ کون سی شوگر ملیں ہیں جو پنجاب خیبر پختونخوا میں اس وقت چل رہی ہیں؟ وہاں پر ہماری حکومت نہیں ہے, وہاں ان کی حکومت ہے, ان کے دوستوں کی حکومت ہے, ان کے ساتھیوں کی, ان کے رفقا کی حکومت ہے. ہر چیز کا الزام, اپنی نااہلی کا, نکمے پن کا الزام یہ سندھ حکومت کے اوپر ڈال دیتے ہیں. آٹا مہنگا, چینی مہنگا, ادویات مہنگی, سبزی مہنگی, تیل مہنگا, ہر چیز کا الزام. اور جیسے شازیہ بی بی کہہ رہی تھی, میں بار بار کہتا ہوں کہ احساس پروگرام کے بارے میں بات کرنے سے احساس ڈیولپ نہیں ہوتا. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس وفاقی حکومت کے اعمال میں احساس نہیں ہے, اور وہ جو لیک آف احساس ہے, جو احساس کی کمی ہے, وہ آپ کو اس چیز سے نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پیجز کے اوپر پاکستان کی عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جب ساؤتھ افریقہ سے کوئی ان کا بندہ, برطانیہ سے کوئی ان کا بندہ, کینیڈا, امریکہ سے کوئی بندہ جسٹیفائی کر رہا ہے ٹیسلا میں بیٹھ کے, بڑی بڑی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کے, جی ڈالر کماتے ہوئے, وہ اس بات کا فیصلہ کر رہا ہے ایک کہ مہینہ انہیں بلا لے سب کو, آ جائیں یہاں, رہ لیں, رہیں ہمارے ساتھ, پتہ چلے. گزار کے دیکھ لیں. آپ میڈیا ورکرز کے ساتھ رہ لیں, ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ سچویشن کیا ہے. آخر میں جو مینچسٹر میں گورنر اسٹیٹ بینک کی اسپیچ تھی, وہ اسپیچ سن کے مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں پریشان تھوڑی, میں نے اپنی آنکھیں واقع صاف کرنے کی کوشش کی, چشمہ اشمہ, پھر میں نے سوچا لگاؤں کہ شہباز گل بات کر رہے ہیں, فواد چودھری بات کر رہے ہیں, یا گورنر اسٹیٹ بینک بات کر رہے ہیں. بات ایک ہی ہے, کیونکہ بات ایک ہی ہے. افسوس کا مقام ہے گورنر اسٹیٹ بینک جو کہ ایک قانونی عہدہ ہے, ایک انڈیپینڈنٹ عہدہ ہے, وہ کیسے حکومت کی ترجمانی کر سکتا ہے؟ اس کا کام ترجمانی کرنا نہیں ہے, اس کا کام ریگولیٹر کے طور پر, مانیٹری ایکسپرٹ کے طور پر بات کرنا ہے. چند ہزار, چند لاکھ افراد کے فائدے کو دیکھتے ہوئے 22 کروڑ عوام کے نقصان کو جو شخص جسٹیفائی کرے, میں اس کی قابلیت کو ڈاؤٹ کروں گا. بہت شکریہ. صحیح کرنے کے لیے حکومت اپنے طور پر کیا کام کر رہی ہے تاکہ جو یہ مقابلہ چل رہا ہے اور لوگ جس پریشانی کے عالم میں ہیں ان کو کچھ مل سکے یا ان کو کم از کم پتہ چل سکے کہ آپ لوگ کیا کام کریں؟ عاطف, ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں, اس حکومت کو گھر بھیجیں. میں نے آپ کو بتایا نا, آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ امپورٹ ایکسپورٹ کوئی صوبائی حکومت نہیں کر سکتی. تو چینی اگر پاکستان میں ان کی نااہلی کی وجہ سے موجود نہیں ہے, یا پنجاب میں اس کو چھپا دیا گیا ہے, خیبر پختونخوا میں چھپا دیا گیا ہے, یا ان کی جو آپسی لڑائی ہے اپنے کچھ ترینوں کے ساتھ, تو اس کا خمیازہ تو عوام بھگت رہی ہے. لیکن سندھ حکومت چاہتے ہوئے بھی چینی کو امپورٹ نہیں کر سکتی. یہ وفاقی فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کیونکہ مافیاز کی سرپرستی یہ لوگ خود کر رہے ہیں, پروٹیکٹ ان کو کر رہے ہیں. اگر 2-4 لوگوں کو شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کے بعد سزا دے دی ہوتی تو شاید آج یہ دن ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. گندم کمیشن کی رپورٹ کے بعد اگر سزا دے دی ہوتی, پیٹرولیم سکینڈل کے بعد سزا دے دی ہوگی. ادویات کل تو ماشاءاللہ ان کو ایکوٹ کر دیا ہے, ایگزونریٹ کر دیا ہے اس پرنسپل اکیوزڈ کو. اگر سزائیں دے دی ہوتی تو آج قوم اس پریشانی سے نہیں گزر رہی ہوتی. حل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا یہی ہے کہ یہ جو نااہل, نکمے, انکمپٹنٹ, انیفیشینٹ لوگ ہیں جو کہ صرف بات کرنے پر بلیو کرتے ہیں,
काम करना उनको आता नहीं है, मैं समझता हूँ उनको घर जाने की ज़रूरत है। चीनी के बुरहान के ऊपर एक GIT तश्कील की थी, उस GIT के क्या रिजल्ट आया? क्या उस GIT की वजह से अब जो चीनी का जो बुरहान है उस पर काबू पाने में कुछ आसानी हुई हुकूमत को? उसका रिजल्ट क्या? आप मुझे अरशद एक मेरी बात सुने ना, मैं सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चीनी का पंजाब है इस वक्त। आप हमें इजाज़त दिलवा दें कि हमारी जो सिंध की टीम है वो पंजाब जाके इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दे, मैं आपको श्योर कराता हूँ सारे मसले हल हो जाएंगे। ओबरा की समरी को वज़ीर साहब ने रिजेक्ट किया था, फिर अचानक जो है समरी को मंजूर किया गया। ओबरा की समरी को वज़ीर आज़म ने रिजेक्ट किया था, तो फिर अचानक पेट्रोल कीमतों में इजाफा किया गया। दूसरी बात, वज़ीर साहब ने जो है ये एक टाइगर फोर्स बनाई थी कि महंगाई पे कंट्रोल करेगी, वो अभी टाइगर फोर्स कहाँ है? देखिए, जहाँ तक सवाल पैदा होता है इस टोपी ड्रामे का कि समरी को पेट्रोल की जो इंक्रीज है उसको वज़ीर आज़म ने रिजेक्ट किया, तो ये तो टोपी ड्रामा है। हम 3 सालों से ये टोपी ड्रामा देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि 13 मरतबा से ज़ायद इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, डीजल की कीमतों में इजाफा किया है, मिट्टी के तेल जो गरीब आमतौर पर ज़्यादा ये इस्तेमाल किया जाता है उस तेल में भी इजाफा किया है। तो बात सारी ये है कि अब आवाम समझ गई है कि ये उनके साथ हो रहा है ड्रामा। ये अगर इतने ही सच्चे हैं, अगर ये इतने ही कोई अच्छे काम कर रहे हैं, तो जो वीडियोस ये जैसे मुर्तज़ा साहब ने कहा कि अमेरिका, साउथ अफ्रीका, फलाना इंग्लैंड से बना रहे हैं अपने अपने लोग इकट्ठे करके, वो पाकिस्तानी लोगों की क्यों नहीं लगाते? यहाँ पर लोगों का क्या हशर है उसकी क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं समझते ये सेलेक्टेड लोग के पाकिस्तान की आवाम तड़प रही है? और इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये सिलेक्टेड है। रोज ये अपने कामों से, अपने ऐलानात से ये साबित कर रहे हैं कि ये सिलेक्टेड है। जिस शख्स को इससे कोई गरज नहीं कि इस मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जिसका इस बात का इतराफ एक टेलीविजन इंटरव्यू में कर चुका है कि अगर लोग मर रहे हैं तो मैं क्या करूं, जो ये कहता है कि सुकून मिलता ही कब्र में है, तो उसको इस लोगों को सुकून नहीं देना, उसको रिलीफ देनी ही नहीं। ये सिर्फ IMF के एजेंडा पे काम कर रहा है। और इसने देखिए IMF के पास और हुकूमतें भी गई और लोगों ने भी एग्रीमेंट्स किए हैं, लेकिन आप खुद अपने दिलों पे हाथ रखकर ये बताइए कि क्या हालात इस कदर खराब हुए थे? ठीक है, मुश्किलात से मुल्क गुजरता है, ठीक है दुश्वारियां होती हैं, लेकिन कोई प्लानिंग भी तो होती है, कोई विजन भी तो होता है। इसके पास तो ना कोई प्लान है ना कोई विजन है। जो कहता था कि 200 लोगों की टीम है मेरे पास हुकूमत बनाने से पहले, आज इसके पास 2 बंदा भी नहीं है। 2 भी बड़ी बात है। और जो लोग इस शख्स की नुमाइंदगी करते हैं ना रोज टेलीविजन पे, वो इसको मरवाएंगे और बुरा इसको जो है ना वो बुरी जगह लेके जाएंगे। ये आप लिख लें, क्योंकि 3 वर्षों में आप भी देख चुके हैं। हिकिड़ो हिता वठा पोइ तव्हां वो ॿ हिते थी वञनि। जी मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि तहरीक अदम इस्तेमाल के बगैर नहीं, अपोजिशन पहले ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन एक जगह पर नहीं है, तो वो तो इमरान खान को जब एक जगह नहीं होगी अपोजिशन तो वो तो बढ़ता चला जाएगा। और दूसरा सवाल ये है कि आप इससे पहले इक़्तिदार में रहे, क्या दरे में ऐसी कोई बंदूक नहीं बनती कि ऐसा कोई नहीं बनता कि जो ये कहता है कि मैं खुद के शुक्र में वो चलता नहीं है, क्या है ये थोड़ा सा बता। देखिए, वो बात यह है कि बंदे में ही खोट हो तो आप क्या करेंगे? कोई असला नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। अगर बंदा 2 नंबरी होगा तो फिर यही होगा जो हो रहा है। ना असलाह चलता है ना इस्लाह चलती है, ना इस्लाह ना असलाह, कुछ नहीं होगा। बंदा 2 नंबरी हो तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि बंदा ही 2 नंबरी है, इसको घर जाना होगा। अच्छा, दूसरी जो आपने तहरीक अदम इत्मीनान की और अपोजिशन की बात की, देखिए मैं आपको आज एक बार फिर वाजे कर दूं कि नेशनल असेंबली के अंदर तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिन्होंने खुद PDM नामी मूवमेंट की बुनियाद रखी, तो इसी सोच से रखी थी कि अपोजिशन इकट्ठी होगी तो इस यजीदियत का मुकाबला होगा, तो इस फिरौनियत का मुकाबला होगा। इन फिरौन को गिराने के लिए जो फिरौन बन चुके हैं आज, आपको इनमें से फिरौनियत की बू आ रही होगी, तो इनको घर भेजने के लिए
जॉइंट ऑपोजिशन बहुत ज़रूरी है। हमारे आपसी जो इख्तलाफ है वो इतने बड़े नहीं हैं कि हम अपनी मुल्क अपने लोगों के लिए इकट्ठे ना हो सके। तो यही सोच थी और है, लिहाजा कौमी असम्बली में अपोजिशन यकजा है, अपोजिशन जॉइंट स्ट्रैटेजी बना चुकी है और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अपोजिशन मजीद उस जॉइंट स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करती नजर आएगी। टाइगर फोर्स का आप जवाब दीजिएगा, बताइए। ये करने मुनीर ये अभी मुझे एमपीए साहिबा ने बताया है कि शौकत तरीन साहब ने एक और बम फेंका है, पेट्रोल बम और बिजली के बम के बाद के मजीद पेट्रोल बम गिराने के इम्कानात हैं। नहीं, ये 3 हैं कौन सी यही नहीं पता किसी को, अगर नाम बता दें तो पता चल जाएगा। आप मदद करें कि सिंध के हवाले से जिन शुगर मिलों की ये रोज जो है ये भड़कियां मारते हैं, बोंगियां मारते हैं, आप जरा इनसे पूछें कि पते तो बताएं उनके पते पूछ दे हमें, तो ये काम फिर हम करेंगे जो ये समझ रहे हैं कि सिंध हुकूमत नहीं करेगी। सिंध हुकूमत बिल्कुल करके दिखाएगी। जी संजय साहब, पहले तो आपको दिवाली की बधाई हो। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि रिलीफ पैकेज में उन्होंने ये बात की थी, क्योंकि रिलीफ में उनके पास कुछ नहीं था तो उन्होंने ये बात की थी। मुझे याद है कि जब तारीखी रिलीफ पैकेज के जरिए तारीखी फैलाने की जो मनसूबाबंदी थी उसके अंदर ये ऐलान किया गया था। तो मैं आपको आपके तवज्जुह से ये याद दिलाना चाहती हूँ इमरान खान को कि वो तो कहते थे मैं बाहर से पैसे लेकर आऊँगा, और वो जो उनका एक जमूरा है वो तो कहता था कि मैं 200 अरब डॉलर 200 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक के मुंह पर मारूंगा। तो मुझे खबर ये मिली कि वर्ल्ड बैंक में जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं वो उस वक्त से हेलमेट पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि 200 अरब की जो गड्डियां हैं वो हमारे मुंह पे मारी जाएंगी। आज 3-3.5 बरस के बाद भी वो गड्डियां नहीं पहुंची हैं वर्ल्ड बैंक। जी ये बता दें कि आप लोग एहतजाज करते रहेंगे या आप लोग कब लेकर आ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ तरीका? भाई अगर एहतजाज नहीं करें तो वो भी जो है वो कौम के साथ जो है मैं समझती हूँ कि वफा नहीं होगी, क्योंकि खामोश रहना भी पुश्तपनाही है। तो हम खामोश तो नहीं रहेंगे, एहतजाज तो करेंगे। आगे का जो लाए अमल जो आइन के अंदर है, कानून के अंदर है, जिसको हम इख्तियार करने की बार बार जिद कर रहे हैं दीगर अपोजिशन जमातों के साथ, और कभी कभार उनका रुझान भी उस जानिब होता है, क्योंकि पंजाब के अंदर जो कुग्गू कोड़ा मुसल्लत है उस कुग्गू कोड़े से भी तो निजात हासिल करनी है ना। तो हमने तो ये कहा है कि आप पंजाब में दूसरा मार्का मारें। मार्च 2021 में जो मार्का कौमी असेंबली में मारा अपोजिशन ने, उसको आगे लेके जाने की जरूरत है और पंजाब के अंदर तहरीक कदम एतमाद करें, और उसके बाद आप रुख करें दोबारा से कौमी असेंबली का और इस सिलेक्टेड वजीर आजम को गिराएं, क्योंकि ये सिलेक्टेड वजीर आजम इसके अंदर इस कदर फिरौनियत है कि अब ये रोज लेक्चर देता है। ये आप लोगों को मीडिया से जो गुनाह करवाने की ये कोशिश कर रहा है कि मीडिया लोगों को कहे कि मुल्क में महंगाई नहीं है। अब ये मीडिया कहेगा जो खुद महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। कैमरामैन, फोटोग्राफर, रिपोर्टर, क्या हम नहीं जानते इनके हालात? अब इनसे ये तवक्का रखी जा रही है कि तुम जाओ एक ऐसा माहौल क्रिएट करो और बताओ कि पाकिस्तान में तो महंगाई है ही नहीं। उनके खुद फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने खुद बताया है, और ये खुद जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है कि उन्होंने खुद कहा है कि इतने फीसद 50% पेट्रोल में, 60% फलानी चीज में इजाफा हुआ है। ये इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ये यहाँ बैठे मुर्तजा वहाब साहब या शादिया मरी या दीगर एमपीएस नहीं बना रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी ने ये जो है नंबर्स बनाए। ये नंबर्स इनके अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा है। लिहाजा इस ऐसी फिरौनियत की सोच रखने वाले लोगों को वाकतन घर जाना होगा। मेरी इनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन तड़पते हुए पाकिस्तानियों को देखते हैं तो हम ये कहने पर मजबूर होते हैं कि इनको घर जाना होगा। गिराने को नहीं बना सके, जबकि आप कहते हैं कि हमने वोट कम थे
को सेनेटर बना दिया, सेनेट में आप लोगों को शिकस्त दी। और पीपल्स पार्टी ने ये क्यों किया कि चटनी मेरी पटरी मेरी, अगर चेयरमैन नहीं बनेगा तो हमारा बनेगा, कमीशन सेनेट में हमारा बनेगा, फिर हारने के बाद कायदे इसके खिलाफ भी हमारा बनेगा, जिस वजह से पीडीएम को। तो क्या थोड़ी सी कुर्बानी पीपल्स पार्टी नहीं दे सकती थी? देखिए मामला तो खैर ये अब पुराने हैं, लेकिन आप चूंकि सवाल कर रहे हैं तो जवाब बिल्कुल देना चाहिए इस पर। बात ये है कि देखिए कौमी असम्बली के अंदर जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इलेक्शन लड़ा तो बहुत बड़ा चैलेंज था, और आप जानते हैं कि उसकी जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत ही मैं समझती हूँ कि बड़ी सियासी बसीरत से बनाई गई, जिसके नतीजे में, क्योंकि हम देख रहे थे कि हुकूमत वैसे ही हिल चुकी है, उनकी नाकाम पॉलिसीज़ की वजह से उनके अपने लोग हमें कहते हैं कि हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। तो ऐसे लोग हैं उनकी सफ़ों में जो अपनी इज्जतें बचाना चाहते हैं, और आज भी वो इस कश्मकश में है। वो कहते हैं हम ये हुकूमत छोड़ते हैं तो ये हमारे पीछे नैब लगा देते हैं। मैं आपको हल्फन ये बात कर रही हूँ कि वो कहते हैं कि अगर हम हुकूमत छोड़ते हैं या इनके खिलाफ आते हैं तो ये हमारे पीछे नैब लगाते हैं और हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से ब्लैकमेल करते हैं। जहाँ उनका बस पड़ा उन्होंने साथ दिया, उन्होंने एक अवामी कैंडिडेट को जिताया, IMF के कैंडिडेट को नहीं जिताया। तो ये तो देखिए एक फैसला था ना, इसीलिए वोट सीक्रेट होता है कि वो ज़मीर का फैसला होता है, उस पर किसी का रोक नहीं होता। जहाँ तक आपने कहा सेनेट में क्या हुआ, बिल्कुल अफसोसनाक वहाँ पर नताइज निकले, लेकिन उसके पीछे भी कई मुहर्रिकात थे, उसके पीछे भी बाकायदा कई चीज़ें थीं। कैमराज पकड़े गए, आपके सामने थे, 6 या 8 कैमराज नष्ट थे जो कि 2 सेनेटर्स ने पकड़े। तो क्या आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा मनसूबाबंदी नहीं होगी? उससे ज़्यादा भी थी। जहाँ तक आपने कहा पीपल्स पार्टी का हक, देखिए पीपल्स पार्टी नेशनल असेंबली के अंदर इस वक्त अगर आप परफॉर्मेंस के एतबार से देखें तो बेहतरीन कारकर्दगी अपोजिशन जमातों के अंदर पीपल्स पार्टी की। मैं ये नहीं कहती कि दूसरी जमातें परफॉर्म नहीं कर रही, सब अच्छा परफॉर्म करती, लेकिन बजट को उठा के देख लें आप, रिक्विजिशन सेशंस को देख लें, दीगर सेशंस को देख लें, तो हर चीज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बावजूद इसके कि हम नंबर्स में कम हैं, लेकिन हम बड़ी नुमाया कारकर्दगी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर भी हमने कभी ये नहीं कहा कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहते हैं, या बिलावल साहब चूंकि बहुत ज़्यादा असेंबली का सेशन अटेंड करते हैं और बीच में शहबाज शरीफ साहब थे भी नहीं मौजूद, जो वजूहात थी, पहले वो गिरफ्तार भी हुए थे, फिर उनका इलाज भी था, लेकिन हमने फिर भी नहीं कहा क्योंकि हक उनका, नंबर्स की जो अददी तादाद है ना, उसकी बुनियाद पर हक नून लीग का है, तो उन्हीं को बनना चाहिए था अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में। अलबत्ता सेनेट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नंबर बढ़ा था, तो ये जायज़ बात थी, ये बात नाजायज़ नहीं थी, ये बात जायज़ थी। तो अच्छा तो ये होता कि इस पर मुतफिक हो जाते, और नून लीग के तमाम लोग ऐसे नहीं थे कि जो बात नहीं जानते थे, चंद एक थे जिनका जिक्र करना मैं नहीं समझती मुनासिब होगा, लेकिन जो जायज़ बात थी वो होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुई तो उस पर हमें अफसोस है। आप में से ये पूछ रहे हैं, दूध की जो ऑफिशियल कीमत है वो 96 है, लेकिन इस वक्त 120 रुपये चल रहा है। अभी दोबारा जो है डेयरी फार्म जैसे रकम को बढ़ाने जा रही है, सिंध हुकूमत इस पर क्या कर रही है? 150 रुपये फी किलो तक जाने का इम्कान है, 10 रुपये फिर बढ़ा दिए। नहीं हो रहा था। जब मैंने ये बात पहले भी की है, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि देखें इनपुट की प्राइसेस जब बढ़ेंगी तो आउटपुट की प्राइस खुद बढ़ेगी। अगर आप बिजली महंगी करेंगे, गैस महंगी करेंगे, फर्टिलाइज़र को महंगा करेंगे, पेट्रोल डीजल मिट्टी के तेल को महंगा करेंगे, तो उससे जो प्रोडक्शन इवेंचुअली निकलेगी उसकी कीमतों में इजाफा होगा। तो नेचुरली ये कीमतों के इजाफे की जो बुनियादी वजह, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि वफाकी हुकूमत की वजह से हमारे ऊपर तबाही बर्पा की जा रही है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर कमिश्नर साहिबान इन कीमतों को रैशनलाइज करें तो आप लोग फिर क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको तनकीद करते हैं कि जी कमिश्नर कराची ने कीमतों में इजाफा कर दिया। तो ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ हमें समझने की ज़रूरत है कि जब तक ये कंट्रीब्यूटिंग प्राइसेस कम नहीं होंगी तब तक इन चीज़ों को आप उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया। आखिर में सिर्फ ये मैं आप लोगों के तवज्जो से कहना चाहती हूँ कि देखिए जैसे इतनी बड़ी काबीना रखी है तो वो तो कोई काम नहीं करी, बल्कि करप्ट लोग इमरान खान की काबीना में है, और इमरान खान खुद उस करप्शन का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, बहुत बड़ा। उसका घर चल रहा है, उसका बनीगाला महल किस तरीके से चलता है, उसको तो पता भी नहीं होता कि मार्केट में क्या है, डॉलर की प्राइस क्या है और रुपए की कदर क्या है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक बात जो इमरान खान को समझ लेनी चाहिए कि ये मुल्क किसी काले या पिंक जादू से नहीं चल सकता। ये मुल्क डिलीवर करने से चलेगा।
इस मुल्क की आवाम की जो परेशानियां उनको दूर करने से चलेगा, उनको हकीकी मायनों में रिलीफ देने से चलेगा। पेट्रोल की कीमतों में जब जब इजाफा होगा, खाने पीने की अशिया में इजाफा होगा। ये बिल्कुल नाजायज़ है अगर मैं कहूँ कि उनमें कमी होनी चाहिए। वो कमी कैसे होगी जब फ्रेट चार्जेस बढ़ जाते हैं, जब 1 पैसा भी पेट्रोल बढ़ता है। तो यहाँ तो ये पे दर पे कभी 10 रुपए बढ़ा देते, कभी 11 रुपए, कभी 8 रुपए। और अगर हिंदुस्तान की नकल करनी ही है ना, तो 2 रोज कबल हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल 8 रुपए और 9 रुपए कम हुआ था। तो इमरान खान, आप हिंदुस्तान की ये नकल कर ले तो मेरा ख्याल है कि फिर लोग मानेंगे कि आपने खित्ते में कोई अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया।